गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा था उसके बारे में एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास का अपना जो लास्ट टॉपिक था वो सीएसएफ था, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। वेंट्रिकल्स और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वेंट्रिकल्स अपन ने रिपीट कर लिए। अब बात करते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। अपन ने बताया कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर होता है। वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे फॉर्मेशन करता कौन है, कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस क्या करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं। तीसरी बात कोरोइड प्लेक्सस क्या था, कोरोइड प्लेक्सस था क्या, ये ब्लड रीच कैपिलरीज थी। ब्लड रिच कैपिलरीज, कैपिलरी क्या होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। ब्लड रिच कैपिलरीज होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है ऑन वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की दीवारों पे या वेंट्रिकल्स की दीवारें बनी हुई होती है कोरोइड प्लेक्सस की। और ये कोरोइड प्लेक्सस ये किसका बना हुआ होता है, अपेंडाइमल सेल का, अपेंडाइमल सेल का। और ये अपेंडाइमल सेल क्या थी, एक प्रकार की गीलियल सेल थी, न्यूरोगीलियल। गीलियल सेल थी। तो अपन ने बात की सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि फॉर्म्ड किसके द्वारा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड किसके द्वारा फॉर्म होता है, वेंट्रिकल्स की लाइनिंग के द्वारा। और वेंट्रिकल्स की लाइनिंग किसके द्वारा बनी हुई होती है, कोरोइड प्लेक्सस की। और कोरोइड प्लेक्सस किसके बने हुए होते हैं, अपेंडाइमल सेल के। ठीक है, अब ये जो कोरोइड प्लेक्सस के अंदर बन रहा है सीएसएफ, ये कितना बनता है, इसके बारे में अपन ने बात की थी कल कि ये बनता है 0.5 ml पर मिनट। तो इसको एक घंटे में 30 ml बनता है ये पर हावर। और एक दिन के अंदर 720 ml पर 24 आवर्स। तो इतना फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है 600 ml क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 600 ml क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, रीएब्जॉर्ब काम करने का कौन करता है, क्योंकि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये सर्कुलेट कहाँ होता है, तो अपन ने बताया सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर ये सर्कुलेट होता है। वहाँ पे सर अरेक्नोइड के विलाइज होती है और वो विलाइज क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके कहाँ छोड़ती है, वीनस साइनस के अंदर। वीनस साइनस क्या था, वीनस साइनस था कि जहाँ पे फ्लेक्स सेरिब्राई सेरिब्रम को दो भागों में बांट रही थी, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। वहाँ पे एक वीनस साइनस बन रहा था या ब्लड क्या बन रहा था, साइनस का फॉर्मेशन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेस था वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो रहा था। अपन ने दो साइनस की बात की थी, ट्रांसवर्स साइनस और तो अपन ने बात की साइनस के बारे में। दो प्रकार के साइनस थे जिनके बारे में अपन ने बात की। तो एक तो जो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में बन रहा था ट्रांसवर्स साइनस, और एक बन रहा था जो दोनों हेमिस्फेयर के बीच में साइनस का फॉर्मेशन हो रहा था, जहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड कलेक्ट होता है। तो ये सीजर सब किधर जा रहा था, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बीच में जो स्पेस बन रहा था, जहाँ पे फ्लेक्स सेरिब्राई दो सेरिब्रम को दो भागों में बांट रही, तो वहाँ पे एक साइनस बन रहा था, ब्लड साइनस, जिसको अपन ने बोला सुपीरियर सेजाइटल साइनस। और जो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में बन रहा था उसको ट्रांसवर्स साइनस बोला था। तो ये सुपीरियर सेजाइटल साइनस या ब्लड साइनस के अंदर जाता है, उसी को बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होगा, ये ब्लड के अंदर जाता है, मतलब रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के द्वारा अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है 99% तो क्या होता है, वाटर होता है, और 1% क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अभी बताएंगे क्या सॉल्वेंट होता है। प्रेशर होता है सीएसएफ का 7 से 15 mm ऑफ Hg, 7 to 15 mm ऑफ Hg। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, लाइंग में अगर बात करें और सिटिंग में बात करें,
तो इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 100 mm ऑफ H2O, और सीटिंग में होता है 300 mm ऑफ H2O। और एवरेज की बात करें mm ऑफ H2O में तो होता है 180 mm ऑफ H2O, mm ऑफ H2O। नॉर्मल प्रेशर आपको ज़्यादातर mm ऑफ Hg में पूछा जाता है मरकरी के आधार पे, तो वो तो होता है 7 से 15 mm ऑफ Hg। अगर mm ऑफ H2O में पूछे तो 100 लाइंग में, 300 सीटिंग में, और एवरेज पूछे तो 180 mm ऑफ H2O होता है नॉर्मल सीटिंग में। अब सेंटीमीटर H2O की बात करते हैं अपन कि CSF का प्रेशर सेंटीमीटर H2O के अंदर कितना होता है। तो सेंटीमीटर H2O में जब कभी भी बात की जाती है CSF के प्रेशर के बारे में, तो CSF का प्रेशर जब लाइंग पोजीशन में होते हो तो 10 सेंटीमीटर H2O होता है, 10 सेंटीमीटर H2O। सीटिंग के अंदर अब सेंटीमीटर H2O में बात करें तो 10 सेंटीमीटर H2O, और लाइन के अंदर बात करें तो होता 30 सेंटीमीटर H2O। और इसकी जो एवरेज होगी वो क्या हो जाएगा, इसका जो मिडल होगा वो इसका एवरेज हो जाएगा कि एवरेज CSF का सेंटीमीटर H2O में कितना प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी। अब इसका बात करें इसका मेजरमेंट किसके द्वारा होता है, तो मेजरमेंट होता है इसका हाइड्रोमेनोमीटर द्वारा, क्योंकि इसमें 99% क्या होता है, वाटर होता है। मेजरमेंट टूल की बात करें तो होता है हाइड्रोमेनोमीटर, हाइड्रोमेनोमीटर इसका क्या होता है, टूल होता है। तो ये बात CSF के बारे में ध्यान रखना। अब इसके बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, CSF के बारे में। तो बताया कि सोलवेंट मतलब वाटर 99% होता है, और रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग क्या होता है, सोल्यूट होता है। 1% सोल्यूट, 99% वाटर। CSF का फॉर्मेशन कोरोइड प्लेक्सेस में होता है। कोरोइड प्लेक्सेस वेंट्रिकल्स की लाइनिंग बनाते हैं, और कोरोइड प्लेक्सेस बने होते हैं एपेंडाइमल सेल के। अपेंडाइमल सेल एक प्रकार की न्यूरोग्लियल सेल होती है जो कि सपोर्टिव सेल होती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है न्यूरॉन्स को। ठीक है, वेंट्रिकल्स में मोस्टली लेटरल वेंट्रिकल में CSF का फॉर्मेशन होता है। एक दिन में CSF का फॉर्मेशन 720 ml होता है, जिसमें से 600 ml CSF रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड साइनस के अंदर, और वो ब्लड साइनस मेनली होता है सुपीरियर सेजाइटल साइनस, और ब्लड में चला जाता है। और 120 ml हमेशा CSF रहता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। CSF का अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का, ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, प्रोटेक्शन करता है ब्रेन की। इसके अलावा इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, तो 3 मेन फंक्शन होते हैं इसके। प्रोटेक्ट द ब्रेन, क्योंकि ये वाटर क्यूशन बनाता है। प्रोटेक्शन कैसे करता है, वाटर क्यूशन बनाता है बिटवीन द लेयर्स। जो लेयर होती है पायामीटर और एराक्नोइड, उसके बीच में एक वाटर क्यूशन बनाता है ताकि किसी भी प्रकार का कोई झटका लगे तो इनर वाली जो लाइनिंग है उसको कहीं टच नहीं करे और ब्रेन को थोड़ी बहुत भी इंजरी ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है क्योंकि इसमें सोडियम वगैरह भी होते हैं। अब कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। 3 फंक्शन था प्रोटेक्शन का, क्योंकि वाटर क्यूशन बना के बचाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट भी होते हैं, और इसके अलावा इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में क्या होता है, सोलवेंट में क्या होता है 99% तो वाटर ही होगा। रिमेनिंग और रेस्ट ऑफ सोल्यूट ओनली 1% क्या होता है, सोल्यूट होता है। तो मेन याद रखना है कि सोलवेंट 99% होता है और 1% ही सोल्यूट होता है। अब सोल्यूट में क्या क्या होता है, सोल्यूट में प्रोटीन होगी, ग्लूकोज होगी, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड,
यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो ये चीज़ें मेन होती है। इसके अलावा एक और मेन चीज़ क्या होती है इसके अंदर, जो इंसुलिन भी होता है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। इंसुलिन भी इसके अंदर होगा, WBC भी इसके अंदर होगी। मेनली जो चीज़ें हैं वो यूरिया, प्रोटीन और ग्लूकोज होती है। इसके अलावा NaCl होता है, यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होती है, क्रिएटिनिन भी होती है, WBC भी होता है और इंसुलिन भी होता है। तो ये चीज़ें होती है। सोडियम क्लोराइड भी होता है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। ये अमाउंट होती है इनकी। और ये चीज़ें प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इंसुलिन और WBC। 1 to 6 WBC भी देखने को मिलती है। 1 से 6 WBC पर ml 1 to 6 WBC। तो ये होता है इसी ये सब का कंपोजिशन। उसके बाद में अपन बात करेंगे आज सेरिब्रम के बारे में। अब बात करेंगे अपन सेरिब्रम के बारे में। ब्रेन के अंदर जब अपन ने क्लासिफिकेशन की बात की थी तो सबसे जो पहला पार्ट था फोर ब्रेन था। ठीक है, सबसे पहले अपने ब्रेन का क्लासिफिकेशन में पढ़ा था फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में दो पढ़े थे अपने, एक तो सेरिब्रम मतलब टेलेनसेफेलोन और डायनसेफेलोन। टेलेनसेफेलोन क्या था, सेरिब्रम था। और डायनसेफेलोन के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम आ रहा था। तो ब्रेन का क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अपन ने सबसे पहले पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में। ठीक है, तो फोर ब्रेन, जिसको दूसरा अपना भाषा में क्या बोल सकते हैं, प्रोएनसेफेलोन, मेसेनसेफेलोन और रोम्बेनसेफेलोन। प्रोएनसेफेलोन में दो चीज़ें थी, एक था टेलेनसेफेलोन, जिसको अपन ने सेरिब्रम बोला, और एक था डायनसेफेलोन, जिसके अंदर लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस था। तो सबसे पहले अपन आज टेलेनसेफेलोन अर्थात सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे। अपन को पता है कि सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सेरिब्रम है। ये लगभग 70% ऑफ टोटल ब्रेन होता है। ब्रेन का जो टोटल एरिया है, सरफेस एरिया, उसका 70% क्या होता है, सेरिब्रम होता है। और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी है। सेरिब्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब अपन बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में, कि सेरिब्रम के बारे में दो महत्वपूर्ण चीज़ तो ये कि एक लार्जेस्ट पार्ट है, 70% टोटल ब्रेन का होता है। अब सेरिब्रम डिवाइड होता है दो भागों में, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो भागों में ये डिवाइड होता है बाई, कौन डिवाइड करता है इसको, फ्लैक्स सेरिब्राई। और फ्लैक्स सेरिब्राई किस भागों में बांट देती है, ये राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। सेरिब्रम
ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, 70% टोटल ब्रेन का कम होता है सरफेस एरिया। 2 भागों में ये डिवाइड होता है, जिसको डिवाइड करता है फ्लेक्स सेरिब्राई, और फ्लेक्स सेरिब्राई जब इसको 2 भागों में बांट देती है तो इसको राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके बारे में, तो इसका जो आउटर पार्ट होता है सेरिब्रम का, जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि आउटर तरफ क्या होता है, यहाँ पे सेल बॉडीज होती है। तो आउटर पार्ट क्या होता है, आउटर पार्ट फॉर्म्ड बाय ग्रे मैटर, बाय ग्रे मैटर। आउटर पार्ट ग्रे मैटर का बना होता है और इनर पार्ट मेडुला, जो आउटर पार्ट जिसको ग्रे मैटर का बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और इनर या मेडुला, इनर पार्ट जिसको मेडुला भी बोलते हैं, जिसको अपन मेडुला भी बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय वाइट मैटर, क्योंकि यहाँ पे एक्सोन होता है। आउटर पार्ट होता है वो ग्रे मैटर का होता है क्योंकि वहाँ पे सेल बॉडी होती है, यहाँ पे सेल बॉडी होती है। इनर पार्ट मेडुला वाइट मैटर का होता है क्योंकि यहाँ पे एक्सोन होता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है सेरिब्रम के बारे में। इसके बाद में इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो जितने भी सेंसरी मोटार फंक्शन होते हैं वो ये परफॉर्म करता है। फोर ब्रेन जिसको अपन ने बोला प्रोएंसेफेलॉन, उसका पहला पार्ट होता है टेलेंसेफेलॉन, जिसको अपन बोलते हैं सेरिब्रम, जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। टोटल ब्रेन का 70% हिस्सा तो सेरिब्रम ही होता है। जितने भी सेंसरी मोटार फंक्शन होते हैं वो इसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे बोलना हो, चाहे सुनना हो, चाहे टेस्ट करना हो। तो यहाँ पे 3 प्रकार के एरियाज पाए जाएंगे, सेंसरी, मोटार और एसोसिएटेड एरिया। ठीक है, all sensory and motor function carried out, बाय सेरिब्रम। सेरिब्रम जितने भी सेंसरी और मोटार फंक्शन होते हैं उसको कैरी आउट करता है, अपन ने बताया। और इसके एरिया जो भी बात करेंगे, अपन ने पढ़ा है कि टेलेंसेफेलॉन बोलते हैं सेरिब्रम को, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, ब्रेन का 70% हिस्सा होता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटने वाली स्ट्रक्चर का नाम होता है फ्लेक्स सेरिब्राई। फ्लेक्स सेरिब्राई के नीचे एक और जगह होती है जहाँ पे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़ते हैं, जिसको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से अलग होते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं सेप्टम ल्यूसिडम। सेप्टम ल्यूसिडम के नीचे से वेंट्रिकल्स शुरू हो जाते हैं। जो पहला वेंट्रिकल होते हैं वो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। उसके बाद में 3rd वेंट्रिकल, उसके बाद में 4th वेंट्रिकल। 4th वेंट्रिकल में 2 ओपनिंग होती है, एक तो उसके फ्लोर के ऊपर और एक उसके रूफ के ऊपर। जो फ्लोर के ऊपर होती है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेगांडी, जो कि स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड की जो सेंट्रल कैनाल है उसके अंदर CSF को ड्रेन करता है, ताकि वहाँ पे भी वो प्रोटेक्शन करने का काम करे। ठीक है, स्पाइनल कोड के अंदर होता क्या है कि स्पाइनल कोड प्रोटेक्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। स्पाइनल कोड में वर्टिब्रा तो होती है 33, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं 26। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम 26 होती है, वर्टिब्रा 33 होती है। इस पर सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबार 5 होती है, सेक्रल 5 होती है और कोकिक्स 4 होती है। तो कितनी हो गई, 7 और 12 19, 19 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33। तो 33 तो क्या हो गई वर्टिब्रा। और वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, सर्वाइकल 7 ही रहेंगे, थोरेसिक 12 ही रहेंगे, लंबार 5 रहेंगे, सेक्रल और कोकिक्स दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो कितना हो गया 12 7 19, 19 और 5 24 और 2 26। ठीक है, जो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सेक्रल और कोकिक्स, तो सेक्रल और कोकिक्स दोनों फ्यूज हो जाती है और लास्ट में एक एक हो जाती है। तो उसमें वर्टिब्रल कॉलम 26, वर्टिब्रा 33। वो प्रोटेक्ट किसके द्वारा होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। स्पाइनल कोड अपनी जो ये छोटी वाली फिंगर है उसके जितना ही मोटा होता है, उसकी थिकनेस इतनी ही होती है और 45 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है।
जहाँ से अपन CSF का सैंपल लेते हैं, जो थर्ड और फोर्थ स्पेस है वहाँ से, ठीक है। थर्ड और फोर्थ वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस है वहाँ से लेंगे, और फोर्थ और फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम से लेते हैं, तो वहाँ पे इंजरी के कम चांस रहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखने की, CSF का सैंपल कहाँ से लिया जाता है, थर्ड और फोर्थ वर्टिब्रल कॉलम से जो स्पेस है वहाँ से, और फोर्थ और फिफ्थ से लेते हो तो वहाँ पे इंजरी के चांस कम रहते हैं। फोर ब्रेन के बारे में बात हो रही थी, सेरिब्रम के बारे में 2 भागों में बट गया था, उसके बाद में वेंट्रिकल शुरू हो जाते हैं। अब सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे कुछ विशेष कि इसके क्या क्या सेंसरी और मोटार फंक्शन है। ये नॉर्मल चीज़ हो गई कि ये सबसे बड़ा पार्ट है, कोई बात नहीं, है बड़ा पार्ट। दूसरी बात 70% हिस्सा घेरता है, चलो घेरता है, मान लिया 70% हिस्सा है। तीसरी बात थी इसके बारे में कि ये 2 हेमिस्फीयर में होता है, मान लिया 2 हेमिस्फीयर में। कौन बांटता है, मान लिया। जहाँ से जुड़ता है, कौन सी स्ट्रक्चर है, बता दी गई। अब क्या सेंसरी और क्या मोटार फंक्शन ये परफॉर्म करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सेरिब्रम का फंक्शन के आधार पे फंक्शनल एरिया के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम, फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम पहला तो हो गया मोटार एरिया, मोटर एरिया। दूसरा है सेंसरी एरिया, तीसरा है एसोसिएटेड एरिया। तो 3 एरिया होते हैं सेरिब्रम के, फंक्शनल एरिया, मोटार एरिया और एसोसिएटेड एरिया। सेरिब्रम के 3 फंक्शनल एरिया है। अपन ने बताया कि सेरिब्रम जितने भी सेंसरी और मोटार फंक्शन है उनको कैरी आउट करता है, मतलब उनको परफॉर्म करता है। तो ये सेंसरी और मोटार एरिया कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे आज। अब देखो, मोटार एरिया के अंदर 2 एरिया आते हैं। मोटार एरिया में 2 एरिया आते हैं। मोटार का मतलब कमांड देना, मोटार का मतलब जो एक्शन हुआ है उसके प्रति रिएक्शन करना। सेंसरी इम्पल्सेज जो रिसीव करके ब्रेन के पास लेके आइए, उसके अगेंस्ट उसको गाइड करना या उसके अगेंस्ट कमांड करना या उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, वो होता है मोटार एरिया का काम। तो मोटार एरिया 2 प्रकार के हैं। यहाँ पे देखो अपना सेरिब्रम है, सेरिब्रम में 2 एरिया होते हैं, एक प्राइमरी मोटार एरिया, एक ब्रोकास मोटार एरिया। 2 एरियाज होते हैं। तो मोटार एरिया में 2 आते हैं, एक होता है प्राइमरी मोटार एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, एक होता है ब्रोकास मोटर एरिया। 2 एरिया होते हैं, प्राइमरी मोटार एरिया और ब्रोकास मोटर एरिया। सेंसरी के अंदर अपने बॉडी के अंदर 5 सेंस होते हैं, सबको पता है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक मतलब देखना, सूंघना, टेस्ट करना, देखना ऑप्टिक, सूंघना ऑल्फैक्शन, टेस्ट करना गस्टेटरी, पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, उनको परसीव करना सेंसरी काम है वो तो सोमेटो सेंसरी एरिया। इसके अलावा एक कौन सा बच गया, देखना, सुनना, हियरिंग, ऑडिटरी एरिया। 5 एरिया हो गए। तो यहाँ पे सेंसरी एरिया 5 होंगे। कौन कौन से होते हैं उनके बात करते हैं। सबसे पहले ऑडिटरी, दूसरा ऑल्फैक्टरी, तीसरा गस्टेटरी मतलब टेस्ट, चौथा सोमेटो सेंसरी, और 5वां ऑप्टिक। तो 5 एरिया होते हैं सेंसरी के अंदर। एसोसिएटेड के अंदर बच्चे जो प्री फ्रंटल एरिया, प्री मोटार एरिया, वर्निकेज सेंसरी स्पीच एरिया और पेराइटल ऑक्सीपिटल एरिया। पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया यहाँ पे होता है, पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया ये रहा, ठीक है। तो
एसोसिएटेड एरिया में होता है प्री फ्रंटल, प्री मोटार, प्री फ्रंटल प्री मोटर, वर्निकेज, और पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। तो यहाँ पे कितने 4 एरिया, मोटार एरिया में ओनली 2 एरिया, ब्रोकास मोटार और प्राइमरी मोटार एरिया, ठीक है। दूसरा होता है सेंसरी एरिया, सेंसरी में ऑडिटरी, ओल्फैक्टरी, गस्टेटरी, सोमेटोसेंट्री और ऑप्टिक एरिया। और जो एसोसिएटेड एरिया जो अदर हेल्प करते हैं उसमें वर्निकेज आता है, प्रीमोटार आता है, प्री फ्रंटल आता है और पेराइटल ऑक्सीपिटल एरिया आता है। ये एरियाज है। सबसे पहले अपन मोटार एरिया की बात करते हैं तो देखो दोनों मोटार एरिया कौन कौन से हैं। एक है प्राइमरी मोटार एरिया, दूसरा है सेंसरी प्राइमरी मोटार एरिया, दूसरा है ब्रोकास मोटार एरिया, ठीक है। 2 मोटार एरिया है, एक प्राइमरी मोटार एरिया, एक ब्रोकास मोटार एरिया। दोनों देखो प्राइमरी मोटार एरिया यहाँ पे मतलब सेंट्रल सर्कस के जस्ट इधर की तरफ सिचुएटेड है या लोकेटेड है, और ब्रोकास मोटार एरिया भी बिल्कुल सेंट्रल सर्कस के इस साइड में लोकेटेड है। तो सेंट्रल सर्कस के जो मतलब अगर मैं ऐसा खड़ा रहूँ तो सेंट्रल सर्कस के जो राइट साइड में जो लोकेटेड है, तो ये जो लोब है वो कौन सा लोब है, फ्रंटल लोब, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों मोटार एरिया फ्रंटल लोब के अंदर स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले आता है प्राइमरी मोटार एरिया, तो अपन बोल सकते हैं कि इट इज सिचुएटेड इन द फ्रंटल लोब, ठीक है। तो प्राइमरी मोटार एरिया फ्रंटल लोब के अंदर सिचुएटेड होता है। प्राइमरी मोटार एरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसको बेड्स सेल बोलते हैं, BETIZ, बेड्स सेल बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मोटार एरिया के अंदर जो कि फ्रंटल लोब में स्थित है उसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जिनको बेड्स सेल बोलते हैं। ये बेड्स सेल क्या करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट को। जितनी भी बॉडी की स्केलेटल मसल्स है, बॉडी के अंदर जितनी भी स्केलेटल मसल्स है, अर्थात जितनी भी वॉलेंट्री मसल है, मतलब जो अपने कंट्रोल में, जैसे ये मेरे कंट्रोल में हाथ, जीभ भी मेरे कंट्रोल में, लेकिन जीभ मतलब अपन छोड़ दें, मतलब टंग को छोड़ दे, तो टंग के अलावा जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स है, अर्थात जितनी भी स्केलेटल मसल्स है, उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, प्राइमरी मोटार एरिया। प्राइमरी मोटार एरिया क्या करता है, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, अर्थात जो भी मस्कुलो स्केलेटल है, स्केलेटल मसल है, उनको कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल करना अर्थात स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करना, और वो काम किसका होता है, बेड्स सेल का, एक्सेप्ट मसल ऑफ टंग। टंग की मसल को ये कंट्रोल नहीं करता। बॉडी की सारी वॉलेंट्री मसल्स को प्राइमरी मोटार एरिया कंट्रोल करता है, अर्थात पूरी बॉडी की पूरी की सारी स्केलेटल मसल्स को ये कंट्रोल करता है, एक्सेप्ट मसल ऑफ टंग। जीभ की जो मसल है उसको कंट्रोल नहीं करता ये, और पूरा बॉडी की जितनी भी मसल है उनको, वॉलेंट्री मसल्स है उनको कंट्रोल करता है, अर्थात जितनी भी बॉडी की स्केलेटल मसल है उनको कंट्रोल करता है। ये फ्रंटल लोब में होता है, इसमें बेड्स सेल होती है, और ये बेड्स सेल ही वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करती है। और ये बेड्स सेल क्या करती है, जैसे सेरिब्रम को 2 भागों में बांटा, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो देखो राइट साइड वाला जो ब्रेन का हिस्सा है, मतलब राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उसके अंदर जो बेड सेल है वो क्या कंट्रोल करेगी, लेफ्ट हैंड की जो भी स्केलेटल मसल्स है या वॉलेंट्री मसल है उनको कंट्रोल करेगी। मतलब वाइस वर्सा, अपोजिट काम करती है। मतलब राइट साइड का ब्रेन है लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसलिए बेड्स सेल अगर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, स्थित है, तो वो कंट्रोल करेगी स्केलेटल मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स को, लेफ्ट साइड वाले को। राइट साइड वाली बेड सेल सेरिब्रल हेमिस्फीयर की लेफ्ट साइड वाली बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स है उनको कंट्रोल करेगा। अपन ने एक बात की, एक्सेप्ट मसल ऑफ टंग की मसल वॉलेंट्री मसल्स ही होती है, टंग की मसल भी एक प्रकार की वॉलेंट्री मसल होती है जिसको प्राइमरी मोटार एरिया कंट्रोल नहीं करता। उसको कंट्रोल कौन करेगा, ब्रोकास मोटार एरिया। ब्रोकास मोटार एरिया का क्या काम होता है, जो टंग की मसल्स है उसको कंट्रोल करना। तो मतलब ये स्पीच में मदद करता है। जैसे आपने कुछ कहा, भाई तेरा नाम क्या है, तो मैं वापस बोलूँगा
मेरा नाम ये है, ठीक है। तो वो किसका काम होता है, ये मैंने परसीव किया सेंसरी इम्पल्स के द्वारा, सेंसरी नर्व सेंसरी इम्पल्स लाई, इम्पल्स मतलब इन्फॉर्मेशन लाई, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के कौन से पार्ट में आई, फ्रंटल लोब में आई, फ्रंटल लोब के ब्रोकास मोटार एरिया में आई, ब्रोकास मोटार एरिया ने इसे परसीव किया और जो भी पुरानी मेमोरी उसको याद किया और इसने क्या किया, उस टंग की मसल्स का मूवमेंट करवाया आगे कि मेरा नाम ये है। तो ब्रोकास मोटार एरिया स्पीच में मदद करता है, मतलब ये टंग की मूवमेंट में मदद करता है। बाकी जितनी भी वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल्स हैं उनको कंट्रोल प्राइमरी मोटार एरिया होता है। तो मोटार एरिया कंप्लीट। दूसरा बात करते हैं सेंसरी एरिया के बारे में। सेंसरी एरिया 5 होते हैं। पहला है ऑडिटरी एरिया। देखो ऑडिटरी मतलब सुनना, ऑडिटरी का मतलब सुनना। तो ऑडिटरी एरिया कहाँ स्थित है, देखो ऑडिटरी एरिया यहाँ पे स्थित है। ये कौन सा लोब है, टेम्पोरल लोब। तो अपन बोल सकते हैं ऑडिटरी एरिया इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द लेटरल सल्कस इन द टेम्पोरल लोब। तो ऑडिटरी एरिया कहाँ पे स्थित है, टेम्पोरल लोब में लेटरल सल्कस के जस्ट नीचे स्थित है। ये इम्पल्स कैसे परसीव करता है, जो भी एक्सटर्नल जो वॉइस होती है, बाहर से जो ध्वनि आती है, आवाज़ आती है, उसको ये क्या करता है, उसको ये परसीव करता है, अपना कान इसको हियर करता है और ये कान में जो अलग अलग पार्ट होते हैं उससे होता हुआ जो लास्ट में वेस्टिबुलो कोक्लियर पार्ट होता है, कोक्लिया, वहाँ से आवाज़ ये आगे इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब ये तो क्या होता है, जैसे ही आपने कानों में कोई ध्वनि आती है तो सबसे पहले आउटर ईयर में आती है, आउटर ईयर से फिर मिडल ईयर में आती है, मिडल ईयर से फिर इनर ईयर में आती है। तो सबसे पहले जो एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो बोन्स के अंदर मूवमेंट होगा। उसके बाद में जो अंदर की तरफ जो अपना कान होता है, उस जिसको अपन पर्दा बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कुछ फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को आप क्या बोलते हो आपकी भाषा में, पर्दा। तो ये मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे जो बोन्स है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, 3 प्रकार की बोन है, तीनों में मूवमेंट होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी बाद में आगे जाके कन्वर्ट होती है हाइड्रोलिक एनर्जी में। हाइड्रोलिक एनर्जी आगे जाके इनर ईयर के अंदर, आउटर ईयर में मैकेनिकल, मिडल ईयर में हाइड्रोलिक एनर्जी और इनर ईयर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कोक्लिया के अंदर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वहाँ पे 8th क्रेनियल नर्व होती है जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। 8th क्रेनियल नर्व है जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व होती है। तो वो 8th क्रेनियल नर्व एक प्रकार की सेंसरी नर्व होती है। अपन याद रखेंगे कि जो नर्व होती है, जिसमें याद करने का तरीका होता है सेंसरी, मोटार, मिक्स सेंसरी। तो 8th नंबर सेंसरी नर्व होती है। तो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कोक्लिया के अंदर, मतलब कान का जो इनर ईयर है, कान का अंदर वाला पार्ट है जिसको इनर ईयर बोलते हैं, वहाँ पे कोक्लिया होता है, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया होता है। वहाँ से कोक्लिया से 8th क्रेनियल नर्व के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात इम्पल्स में कन्वर्ट होके ब्रेन के कौन से पार्ट में आती है, इस टेम्पोरल लोब में जो लोकेटेड है ऑडिटरी एरिया, इसके पास आती है और यहाँ से वो सुन के उसको परसीव करके वास्तव में जवाब दिया जाता है। तो ये सब एरिया एक दूसरे के मददगार होते हैं। जैसे ये एरिया काम कर रहा है लेकिन मोटार एरिया काम नहीं कर रहा, ब्रोकास, तो बोल नहीं सकते आप, वापस जवाब नहीं दे सकते। भाई तेरा नाम क्या है, तो तेरा दिमाग के तूने आवाज़ सुनी, मेरी आवाज़ तेरे कान में गई, मैकेनिकल एनर्जी से वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, हाइड्रोलिक एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात इम्पल्स में कन्वर्ट हुई कोक्लिया में जाके, और 8th क्रेनियल नर्व उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात उस इम्पल्स को लेके जाती है ब्रेन के इस ऑडिटरी एरिया के अंदर, जो कि टेम्पोरल लोब में लेटरल सल्कस के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है। उसने इसको परसीव किया, फिर परसीव करके जो ब्रेन का जो काम होता है कि हाँ इसने क्या कहा था, अपन को बोलना है, तो मेमोरी में जाता है, मेमोरी में काम करता है और फिर वहाँ से ये कमांड आती है ब्रोकास मोटार एरिया में, और मोटार एरिया वापस जवाब देता है कि भाई साहब मेरा नाम तो ये है। तो ऐसा प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो ऑडिटरी एरिया जो कि टेम्पोरल लोब में लेटरल सल्कस के नीचे होता है, जहाँ पे इम्पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कोक्लिया में अपने कान में कोई भी आवाज़ आई
वो कान में आती है, कान में लास्ट में वो इनर ईयर में पहुंचती है। इनर ईयर में कोक्लिया होता है, कोक्लिया में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आवाज़ ध्वनि चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात इम्पल्स, वो इम्पल्स एर्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा इस टेम्पोरल लोब में स्थित ऑडिटरी एरिया के पास लाई जाती है और वो उसको परसीव करता है। तो ये सुनने में मदद करता है। दूसरा ऑडिटरी के बाद में आता है ओल फैक्ट्री एरिया। दरअसल आपको यहाँ कहीं ओल फैक्ट्री एरिया दिखाई नहीं दे रहा, तो ओल फैक्ट्री एरिया की अगर अपन बात करें कि ओल फैक्ट्री एरिया कहाँ पे होता है, तो ओल फैक्ट्री एरिया टेम्पोरल लोब के अंदर ही डीप में स्थित होता है। जैसे यहाँ पे आप मान सकते हो ओल फैक्ट्री एरिया, ओल फैक्ट्री एरिया डीप इन टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब के अंदर गहराई के अंदर ओल फैक्ट्री एरिया स्थित होता है। तो ओल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, स्मेल। और फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है ओल फैक्ट्री एरिया के अंदर। फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो अपने नोज से होती हुई यहाँ तक इम्पल्स पहुँचाती है सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब के डीप में स्थित ओल फैक्ट्री एरिया के अंदर। ठीक है, ओल फैक्ट्री एरिया की बात करें कहाँ स्थित है, तो डीप इन टेम्पोरल लोब। ओल फैक्ट्री एरिया के पास सेंसरी इम्पल्स, कहीं पे भी कुछ चीज़ें बन रही, जैसे कहीं आप मिठाई की दुकान के आसपास से गुजरते हो तो आपको वो खुशबू आती है, वो चीज़ की स्मेल आती है, टेस्ट जो उसकी स्मेल आती है, तो वो स्मेल नोज के द्वारा, नोज के अंदर क्या होती है, नर्व एंडिंग्स होती है। फर्स्ट नर्व है जिसको ओल फैक्ट्री नर्व बोलते हैं, सेंसरी नर्व होती है, और वो सेंसरी नर्व नाक से होती हुई ये नर्व इम्पल्स को, जो स्मेल की इम्पल्स है उसको पहुँचाता है ओल फैक्ट्री एरिया, जो ब्रेन के टेम्पोरल लोब में स्थित है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो ये सिचुएट होता है टेम्पोरल लोब में, और ये स्पेस रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, स्मेल के लिए। ओल फैक्ट्री एरिया टेम्पोरल लोब में डीप में स्थित होता है, स्मेल के रेस्पॉन्सिबल होता है स्मेल के लिए। और ये स्मेल कहाँ से आती है, नोज से होती हुई, नोज में ओल फैक्ट्री नर्व होती है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, और वो इस स्मेल को पहुँचाती है इस एरिया के पास, और ये एरिया रिकॉग्नाइज करता है कि स्मेल किसकी है। ठीक है, तो ये काम होता है। तो ओल फैक्ट्री एरिया हो गया। अब बात करते हैं ऑप्टिक एरिया के अंदर। देखो ऑप्टिक अर्थात विजुअल एरिया, ऑप्टिक एरिया या विजुअल एरिया अपने आंख के अंदर सेकंड क्रेनियल नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व है, जो भी सेंसरी नर्व ही होती है। और वो बात करते हैं अब ऑप्टिक नर्व अर्थात विजुअल एरिया। विजुअल एरिया लोकेटेड होता है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, विजुअल एरिया लोकेटेड होता है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। और यहाँ पे ये देखने का काम करता है, अपनी आंखें देखती है, देख के ऑब्जेक्ट को देख के, और वो इम्पल्स जाती है, ऑब्जेक्ट वाला जो मैसेज है वो सेकंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व लेती है, लेके जाती है इस विजुअल एरिया के बाद पास में, जो कि ऑक्सीपिटल लोब में स्थित है। और विजुअल एरिया उसको रिकॉग्नाइज करके बताता है कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर पहले देखा हुआ है तो बता देगा कि ये वो आदमी है, नहीं देखा हुआ तो बोलेगा नहीं इसको तो मैंने नहीं देखा। तो ऐसा काम होता है। तो बात कर सकते हैं विजुअल एरिया जो कि ऑक्सीपिटल लोब में स्थित होता है। ठीक है, विजुअल एरिया के पास इम्पल्स कैसे आती है, आंख से देखा गया ऑब्जेक्ट सेकंड क्रेनियल नर्व द्वारा मैसेज के रूप में लाया जाता है इस एरिया के पास, ये रिकॉग्नाइज करके बताता है। तो अपना ये एरिया हो गया। अब बात करते हैं सोमेटोसेंसरी एरिया। तो सोमेटोसेंसरी एरिया लोकेटेड होता है, देखो ये रहा सोमेटोसेंसरी एरिया। तो सोमेटोसेंसरी एरिया लोकेटेड होता है जस्ट बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस, सेंट्रल सर्कस के जस्ट पीछे की तरफ सोमेटोसेंसरी एरिया होता है। और कौन से लोब में होता है, पेराइटल लोब के अंदर होता है। सोमेटोसेंसरी एरिया का काम क्या होता है, जो भी पेन है, टच है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसको परसीव करना। सेंसरी इम्पल्स मैसेज लाती है पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर का, हीट का, मॉइस्ट का, और वो सोमेटोसेंसरी एरिया द्वारा परसीव किया जाता है। सोमेटोसेंसरी एरिया सेंट्रल सर्कस के जस्ट पीछे की तरफ पेराइटल लोब के अंदर, और ये पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्ट, हीट, इनको क्या करता है, परसीव करता है। अब बात करते हैं गस्टेटरी एरिया के बारे में। गस्टेटरी अर्थात टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया। ठीक है, तो गस्टेटरी या टेस्ट एरिया कहाँ पे स्थित होता है, ये भी पेराइटल जो लोब है उसके अंदर ही लोकेटेड होता है। गस्टेटरी एरिया भी कहाँ है, पेराइटल लोब के अंदर ही लोकेटेड होता है, जस्ट पीछे सेंट्रल सर्कस के डीप में, नियर द लेटरल सर्कस, बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस, डीप इन द लेटरल सर्कस। लेटरल सर्कस में डीप में और सेंट्रल सर्कस के पीछे पेराइटल लोब के अंदर गस्टेटरी एरिया स्थित होता है, जो कि टेस्ट को, कोई भी चीज जीभ पे रखते हैं तो उसका टेस्ट पता लगाता है, तो वो गस्टेटरी एरिया होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। गस्टेटरी एरिया
लेटरल सर्कस में डीप में और पेराइटल लोब में स्थित होता है, सेंट्रल सर्कस के पीछे की तरफ स्थित होता है। और गस्टेटरी एरिया का काम क्या होता है? टेस्ट को परसीव करने का काम होता है। तो ओल्फैक्टरी हो गया, गस्टेटरी हो गया, ऑडिटरी हो गया, विजुअल हो गया और सोमेटोसेंसरी हो गया। तो अपना सेंसरी एरिया भी कंप्लीट हो गया, मोटार एरिया भी कंप्लीट हो गया। अब बचे अपने एसोसिएटेड एरिया। एसोसिएटेड एरिया के बारे में अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन से एसोसिएटेड एरिया है। तो एसोसिएटेड एरिया में 3 एरिया होते हैं, प्री फ्रंटल, प्री मोटार, वर्निकेज और जो पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। तो 3 प्रकार के एसोसिएटेड एरिया है, प्री फ्रंटल, प्री मोटार, तो देखो सबसे पहले कौन सा है? प्री फ्रंटल एरिया। तो देखो प्री फ्रंटल एरिया कहाँ लोकेटेड है? देखो आपके सामने है प्री फ्रंटल एरिया। तो प्री फ्रंटल एरिया फ्रंटल लोब के अंदर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? प्री फ्रंटल एरिया मतलब फ्रंटल लोब से जस्ट पहले, मतलब अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये फ्रंटल लोब के अंदर होता है, मतलब एंटीरियर टू द फ्रंटल लोब। जैसे ये अपना हिस्सा है, ये कौन सा है? फ्रंटल लोब है। तो एंटीरियर टू द फ्रंटल लोब, या फिर बोल सकते हैं कि इट इज़ लोकेटेड इन फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में भी कहाँ पे? एंटीरियरली। जैसे ये फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है और फ्रंटल लोब में ये यहाँ स्थित होता है, मतलब एंटीरियर टू द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में स्थित है, लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब, इन द एंटीरियर टू द फ्रंटल लोब। ठीक है। अब ये वह एरिया है जो कि आदमी और जो कोई भी एनिमल है, मतलब इंसान और जानवर के बीच में फ़र्क करने वाला। आपको कहता है ना कोई कि भाई जी भेजो को नहीं गए, दिमाग नहीं है क्या आप लोगों के, ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग। तो ये किस लिए बोलते हैं कि उनके कि बोलते हैं कि तुम्हारे फ्रंटल लोब नहीं है क्या। उनका कहने का मतलब साइंस की लैंग्वेज में कि भाई साहब तुम्हारे फ्रंटल लोब नहीं है क्या। ये फ्रंटल लोब जो कि प्री फ्रंटल एरिया जो कि फ्रंटल लोब में स्थित होता है, और फ्रंटल लोब में भी कहाँ पे? एंटीरियर साइड में। ये वह लोब होता है जो कि इंसान और जानवर को अलग करता है, मतलब इट इज़ द लोब विच सेपरेट द एनिमल एंड द ह्यूमन और एनिमल को सेपरेट करने वाला एरिया है। ब्रेन का वह एरिया जो ह्यूमन और एनिमल को सेपरेट करता है। कैसे सेपरेट करता है? क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल फंक्शन, जो इंटेलिजेंस के फंक्शन है ना, वो परफॉर्म करने का काम किसका होता है? प्री फ्रंटल एरिया का। प्री फ्रंटल एरिया जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंटेलेक्चुअल फंक्शन, मतलब इंटेलिजेंसी, थॉट और बिहेवियर। अपने लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, पराये लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करना है, घर वालों के साथ कैसा बिहेव करना है, जहाँ पे आप जॉब करते हो उन लोगों के साथ, अपने बॉस के साथ कैसा बिहेव करना है। तो ये लोब है ना, ये जो प्री फ्रंटल लोब, प्री का मतलब थोड़ा सा आगे, मतलब एंटीरियर टू द फ्रंटल लोब। ठीक है। तो ये तो लोकेशन हो गई, मतलब फ्रंटल लोब में ही स्थित है प्री फ्रंटल एरिया, लेकिन एंटीरियरली स्थित है। काम क्या है? इंटेलेक्चुअल फंक्शन। इंटेलेक्चुअल फंक्शन मतलब इंटेलिजेंसी के काम, थॉट के काम, सोच विचार के काम, बिहेव का काम, कैसा सोचना है लोगों के बारे में। कुछ लोग नेगेटिविटी रखते हैं सिर्फ, है ना, और कुछ लोग ऐसा है। जैसे जो भी जानवर होते हैं उनके अंदर ये प्री फ्रंटल एरिया नहीं होता। इंसानों में प्री फ्रंटल एरिया होता है और जानवरों में प्री फ्रंटल एरिया नहीं होता, क्योंकि उनमें इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होती, इंटेलिजेंसी की पावर नहीं होती। तो प्री फ्रंटल एरिया याद रखना। फंक्शन क्या है? इंटेलेक्चुअल फंक्शन, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंसी, थॉट और बिहेवियर। इट इज़ द लोब विच सेपरेट द एनिमल एंड ह्यूमन। ठीक है। फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया। अब प्री फ्रंटल के बाद में बात करते हैं, प्री फ्रंटल हो गया, बाद में बात करते हैं प्री मोटर एरिया के बारे में। प्री फ्रंटल के बाद में आता है प्री मोटर एरिया। तो प्री मोटर एरिया भी प्राइमरी लोब, जो फ्रंटल लोब है इसी के अंदर स्थित है। ठीक है। प्री मोटार, देखो ऐसा मानो ये एरिया है, ये एरिया तो क्या है? प्री फ्रंटल एरिया। फिर यहाँ पे होता है प्राइमरी मोटार एरिया। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है प्री मोटार
एरिया। ठीक है, तो सबसे आगे की तरफ होता है प्री फ्रंटल एरिया। फंक्शन क्या है? इंटेलेक्चुअल का फंक्शन। दूसरा एसोसिएटेड एरिया आता है। पहला एसोसिएटेड एरिया तो क्या है? प्री फ्रंटल एरिया। दूसरा जो एरिया है उसको बोलते हैं प्राइमरी मोटार एरिया। प्राइमरी मोटार एरिया जो एक प्रकार का मोटार फंक्शन परफॉर्म करता है, प्राइमरी मोटर एरिया। ठीक है, ये क्या करता है प्राइमरी मोटर एरिया? वॉलेंटरी मसल से स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है एक्सेप्ट मसल ऑफ टंग। अब प्राइमरी मोटर एरिया के पीछे की तरफ आपको पूछे कि प्राइमरी मोटर एरिया कहाँ है, तो आप बोलोगे प्राइमरी मोटर एरिया इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब जस्ट बिहाइंड द प्री फ्रंटल एरिया। ठीक है, अब पूछे कि प्री मोटर एसोसिएटेड एरिया में प्री फ्रंटल हो गया, दूसरा है प्री मोटर। तो प्री मोटर एरिया क्या कहोगे कि प्री मोटर एरिया इज सिचुएटेड इन द फ्रंटल लोब जस्ट बिहाइंड द प्राइमरी मोटर एरिया, जस्ट बिहाइंड द प्राइमरी मोटर एरिया। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक है। पहले आएगा प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया के बाद में आता है प्री मोटर एरिया, फिर आता है प्राइमरी मोटर एरिया। तो अब देखो सबसे आगे प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया के पीछे की तरफ कौन सा है? प्री मोटर एरिया। तो आप बोल सकते हो कि प्री मोटर एरिया लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द प्री फ्रंटल एरिया और एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर एरिया। मतलब प्राइमरी मोटर एरिया के तो एंटीरियर है, प्री फ्रंटल एरिया की बात हो रही है। प्री फ्रंटल एरिया तो ये रहा, ये है प्री मोटर एरिया। ठीक है, ये प्री फ्रंटल आगे वाला, फिर ये प्री मोटर और ये फिर प्राइमरी मोटर। तो अपन बात करें, अभी अपनी बात चल रही है प्री मोटर एरिया की। तो प्री मोटर एरिया लोकेटेड एंटीरियर टू द, किसके सामने? प्राइमरी मोटर एरिया के, एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर एरिया एंड बिहाइंड द प्री फ्रंटल एरिया। समझ में आ गया ना? सबसे आगे होगा प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया के पीछे की तरफ होगा प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया के पीछे की तरफ होगा प्राइमरी मोटर एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्री मोटर एरिया का फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ इम्पल्सेज विच इज जनरेटेड बाई प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया की मदद करने का काम ही होता है सिर्फ इसका। जो भी वॉलेंटरी मसल्स होती है उनको जनरेट करने के अंदर मदद करता है। जो भी वॉलेंटरी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, उनकी कंट्रोल करने का काम होता है प्राइमरी मोटर एरिया का। और प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर जो इम्पल्सेज जनरेट होती है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करने का काम होता है प्री मोटर एरिया का। प्री मोटर एरिया जो कि फ्रंटल लोब में स्थित है, प्री मोटर एरिया जो कि बिहाइंड द प्री फ्रंटल लोब है, प्री फ्रंटल एरिया है, सॉरी, प्राइमरी मोटर एरिया जो कि एंटीरियर टू द प्री मोटर एरिया जो कि एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर एरिया। फंक्शन क्या है प्री मोटर एरिया का? तो ये क्या करता है? इम्पल्सेज जो कि प्राइमरी मोटर एरिया द्वारा जनरेट की जाती है उनमें कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। तो तीनों एरिया हो गए। अब बात करते हैं वर्निकेज एरिया के बारे में। वर्निकेज कहाँ है? देखो ये रहा, ये वर्निकेज यहाँ पे होता है। वर्निकेज एरिया के बारे में पूछा जाए तो वर्निकेज एरिया दरअसल इस हिसाब से है, इस हिसाब से ये है वर्निकेज एरिया। तो ये यहाँ पे, तो वर्निकेज एरिया इज लोकेटेड इन द लोकेटेड डीप इन द लेटरल सर्कस इन द टेम्पोरल लोब। तो अब कोई पूछे कि वर्निकेज एरिया टेम्पोरल लोब में स्थित होता है। वर्निकेज एरिया डीप इन द लेटरल सर्कस में गहराई में स्थित होता है, लेकिन टेम्पोरल लोब के अंदर आता है। तो हिस्सा वर्निकेज एरिया होता है टेम्पोरल लोब का और लेटरल सर्कस के जस्ट डीप में ये स्थित होता है। वर्निकेज दरअसल सेंसरी स्पीच एरिया है, तो ये स्पीच को सेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो जो वर्निकेज एरिया है वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। वर्निकेज एरिया लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, लैंग्वेज को समझने में मदद
करता है। वर्निकेज एरिया डीप इन द लेटरल सर्कस इन द टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में स्थित है और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का काम करता है। ठीक है, अब कौन सा बच गया? पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया क्या होता है? पेराइटो कौन सा है ये तो है पेराइटल लोब, ये है ऑक्सीपिटल। तो जो पेराइटल और ऑक्सीपिटल का जो जंक्शन है, जैसे यहाँ पे, तो ये पेराइटल ऑक्सीपिटल के जंक्शन में स्थित होता है पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। तो कोई पूछे पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया कहाँ होता है, तो ये लोकेटेड होता है एट द जंक्शन ऑफ पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब। ये बात बतानी है। फंक्शन का काम होता है, फंक्शन क्या होता है? जो भी रिटन लैंग्वेज होती है, लिखा हुआ जो भी होता है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। जो भी लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। तो अपना सेरिब्रम होता है जो कि 70% ब्रेन का हिस्सा होता है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, जिसके 3 एरियाज होते हैं सेंसरी मोटार फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। पहला जो सेंसरी एरिया होता है, दूसरा मोटार, तीसरा एसोसिएटेड एरिया। यहाँ पे 3 लोब होते हैं, एक फ्रंटल लोब, एक पेराइटल लोब, 4 लोब होते हैं, एक फ्रंटल, एक पेराइटल, एक ऑक्सीपिटल, एक टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब फ्रंटल एरिया के अंदर क्या क्या स्थित होता है? फ्रंटल एरिया के अंदर एक तो प्री फ्रंटल एरिया होता है, प्री फ्रंटल एरिया होता है, एक प्री मोटार एरिया होता है, एक प्राइमरी मोटार एरिया होता है, एक ब्रोकस मोटर एरिया होता है। तो 4 एरिया फ्रंटल लोब में होते हैं। पेराइटल लोब के अंदर क्या होता है? पेराइटल लोब के अंदर अगर बात करें तो पेराइटल लोब में 2 एरियाज होते हैं, एक तो होता है गस्टेटरी एरिया, एक होता है सोमेटो सेंसरी एरिया। पेराइटल लोब में 2 एरिया होते हैं, गस्टेटरी और सोमेटो सेंसरी एरिया। फिर बात करते हैं ऑक्सीपिटल एरिया। ऑक्सीपिटल में सिर्फ एक ही एरिया होता है, वो होता है ऑप्टिक एरिया अर्थात विजुअल एरिया। और फिर टेम्पोरल की बात करें तो टेम्पोरल में एक होता है ऑडिटरी एरिया, एक होता है ओल्फैक्टरी एरिया, एक ऑडिटरी एरिया, एक ओल्फैक्टरी एरिया और एक वर्निकेज सेंसरी स्पीच एरिया। इतने एरिया होते। फिर बचा पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया, जो कि पेराइटल और ऑक्सीपिटल के जंक्शन में स्थित होता है, जो कि रिटन लैंग्वेज को समझने में मदद करता है। ठीक है, अब बात कर लो एक एक एरिया के बारे में। पहले सेंसरी एरिया आते हैं। सेंसरी एरिया 5 होते हैं। पहला होता है ओल्फैक्टरी एरिया। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है किसी चीज़ को स्मेल करके पता लगाना। ओल्फैक्टरी नर्व फर्स्ट नर्व होती है, जो कि नाक से होती हुई ओल्फैक्टरी एरिया तक पहुँचती है और इम्पल्स को वहाँ तक पहुँचाती है। ओल्फैक्टरी एरिया डीप इन द टेम्पोरल लोब लोकेटेड होता है, जो कि स्मेल को अंडरस्टैंड करता है, स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है या परसीव करता है। ओल्फैक्टरी के बाद में ऑप्टिक एरिया, जो कि विजुअल ऑब्जेक्ट है उसको परसीव्ड करता है या उसको समझता है, जो कि सेकंड क्रेनियल नर्व के द्वारा, जो कि सेकंड क्रेनियल नर्व के द्वारा क्या होता है परसीव्ड किया जाता है। सेकंड क्रेनियल नर्व है वो जो भी आँख के द्वारा देखा गया उसको इम्पल्स को लेके जाती है, इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा जाता है ये जो विजुअल एरिया है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। तो इसका काम होता है देखने को परसीव करना। फिर होता है गस्टेटरी एरिया। गस्टेटरी एरिया का मतलब टेस्ट को अंडरस्टैंड करना, और वो होता है टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब में। फिर आता है ऑडिटरी एरिया, तो ये लेटरल सर्कस के नीचे टेम्पोरल लोब में होता है, जो कि सुनना, जो भी सुनना है वो उसको हियरिंग को परसीव करने का काम होता है। फिर बचता है मोटर एरिया। मोटर एरिया में एक प्राइमरी मोटर एरिया होता है जो वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, एक्सेप्ट मसल ऑफ टंग, फ्रंटल लोब में स्थित होता है। फिर ब्रोकाज मोटर एरिया, जो कि टंग मसल्स को या स्पीच को कंट्रोल करता है, मूवमेंट ऑफ स्पीच या मूवमेंट ऑफ टंग बोलने में मदद करता है, ये भी फ्रंटल लोब में स्थित होता है। उसके बाद में बात करते हैं एसोसिएटेड एरिया की। एसोसिएटेड एरिया के अंदर 4 एरिया होते हैं। प्री फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल एरिया वह एरिया है जो कि आदमी और जानवर को अलग करता है। प्री फ्रंटल एरिया ब्रेन के फ्रंटल लोब के एंटीरियर, फ्रंटल लोब में स्थित होता है लेकिन एंटीरियरली स्थित होता है। फिर प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया फ्रंटल एरिया के पीछे की तरफ, मतलब बिहाइंड द प्री फ्रंटल एरिया एंड द एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर एरिया। प्री फ्रंटल एरिया तो पहला वाला, दूसरा प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया की बात करें तो प्री मोटर एरिया बिहाइंड द प्री फ्रंटल एरिया एंड एंटीरियर टू द प्राइमरी मोटर एरिया। तो प्री मोटर एरिया का काम होता है जो भी इम्पल्सेस जनरेटेड की गई प्राइमरी मोटर एरिया के द्वारा उसमें कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, और अब बात करते हैं 2 एरिया हो गया, प्री फ्रंटल, प्री मोटर। तीसरा वर्निकेज एरिया। वर्निकेज एरिया दरअसल टेम्पोरल लोब में स्थित होता है, डीप इन द लेटरल सर्कस। वर्निकेज एरिया का मतलब होता है अंडरस्टैंड द, जो भी बोला गया
अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का काम होता है वर्निकेज एरिया का, और पेराइटल ऑक्सीपिटल एरिया का रिटन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का, जो कि पेराइटल और ऑक्सीपिटल लोब के जंक्शन में स्थित होता है। तो आज की क्लास सेरिब्रम के बारे में थी, जो कि यहीं पे कंप्लीट होती है। सेरिब्रम के बारे में बता दिया, ग्रे मैटर कहाँ होता है, व्हाइट मैटर कहाँ होता है, कौन कौन सा फंक्शनल एरिया होते हैं, ये सारे फंक्शनल एरिया होते हैं, 9 फंक्शनल एरिया है। तो ये आपको याद रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।